आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज हम जो प्रेमचंद के घर में जीवनी है, शिवरानी देवी इसकी लेखिका है। मीन शिवरानी देवी इनकी पत्नी भी हैं और लेखिका भी हैं और प्रेमचंद के घर में जीवनी लिख रही हैं। तो उसी का जो पार्ट है, पार्ट 4 हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारे 3 पार्ट आए हैं इसके, वो हमारे प्लेलिस्ट में हैं। आप जाकर यूनिट 10 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आज पार्ट 4 में हम गोरखपुर सन 1916-17 गोरखपुर इंस्पेक्टर का मुआयना, गोरखपुर की सारी होली, कलकत्ता में प्रेस लेने का इरादा और अध्यापन कार्य, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। और प्रेमचंद की जीवनी कैसी रही है, कैसा जीवन रहा है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पता चल रही हैं। तो चलिए हम क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और हम आ गए हैं आपकी PDF की तरफ, जहाँ पर आपकी क्लास है। यस, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने होपफुली यहाँ पर अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। गोरखपुर, तो गोरखपुर का समय कैसा था, उन्होंने गोरखपुर में क्या हुआ, यहाँ पे एक हेडिंग दी गई है गोरखपुर। तो गोरखपुर का तबादला हुआ, मीन्स अब प्रेमचंद का तबादला कहाँ हो जाता है, गोरखपुर। हमने सब सामान गोरखपुर के लिए बुक कराया। बुक कराने पर पता चला कि जो क्वार्टर हमें गोरखपुर में मिलेगा वह एक दिन देर से मिलेगा। जब वहाँ से आने पर आप खाना खाने बैठे तो बोले अभी तो हमें कल चलना है क्योंकि क्वार्टर खाली नहीं है, आज खता गया है। मैं भी सोच रहा हूँ कि कल ही चलूँ, या शिवरानी देवी कह रही है मैं भी सोच रही कल ही चलूँ। मैं मतलब शिवरानी देवी कहती कई दिनों से बीमार थी, सामने वे बैठे थे, मिस प्रेमचंद बैठे थे, खाना खा रहे थे। और शिवरानी देवी यहाँ पर बोलती है इसके मायने यह है कि आप 2 महीने की छुट्टी लेकर बैठिए। तब आप बोले क्या आज ही चलना चाहती हो। मैं शिवरानी देवी बोलती हाँ आज ही, सामान तो बुक हो गए हैं और मैं बीमार, और क्या मुसीबत होगी। आप बोले चलो एक दिन स्कूल में ठहर लेंगे। मैं हाँ चलिए। हम वहाँ से चले, 3 बजे चलकर शाम के 5 बजे पहुँचे। स्कूल में हम ठहराए गए। स्कूल के बरामदे में हम सब मास्टर तथा 200 के लगभग लड़कों ने घेर लिया। कोई 8 बजे के लगभग वहाँ के एक मास्टर मुझे ऐसी हालत में जानकर अपने घर ले गए। बोले कल क्वार्टर खाली हो जाने पर मैं उसमें चला जाऊँगा। बात एक ही होगी। 10 बजे रात को धुन्नू की पैदाइश हुई। मतलब है क्या हुए, धुन्नू है, उसकी पैदाइश हुई। उस समय आपकी उम्र 40 के आसपास थी। जब लोगों को मालूम हुआ तो मास्टर साहब दाई बुलाने खुद गए और दरवाजे पर बाजे बजने लगे। उसमें हल्ले भर में शोर हुआ कि आखिर बच्चा हुआ कहाँ। फिर सुबह मास्टर साहब उसी क्वार्टर में जो हमें मिलने वाला था चले गए। उस मकान में हम 2 महीने रहे। धुन्नू मूल में हुआ था। उसकी पूजा ख़त्म होने पर स्कूल के पूरे स्टाफ की दावत दी गई। फिर हम क्वार्टर में आए। उसी महीने में आपकी 10 रुपए की तरक्की हुई। फिर आप BA की तैयारी में लगे। फिर वहीं बस्ती के कार्यक्रम चलने लगा। सुबह उठना, पकाना जाना, वैसे ही नाश्ता करना आदि। इन 2 लड़कों के वे बराबर रोज़ाना कुछ समय तक खेलते और प्यार करते। धुन्नू जब 8 महीने का तभी मेरे फोड़ा निकल आया। उन्हीं दिनों आपके 1 महीना डॉक्टरी पढ़ने का हुक्म इलाहाबाद में हुआ। हेडमास्टर बोला आप जाकर पढ़ाइए, इसमें 10 आपकी तरक्की भी है, इसलिए मैंने आपको रखा। आप बोले मैं कैसे जाऊं, मेरी बीबी के पैर में फोड़ा हुआ है। हेडमास्टर आप अवश्य जाए, वे अच्छी हो जाएंगी। वे बोले, प्रेमचंद जी बोले मुझे तो वह फोड़ा खतरनाक लग रहा है। 2 महीने गुजर गए, कैसे जाऊं। हेडमास्टर तरक्की आपकी हो जाती और कोई बात नहीं। आप बोले तरक्की की ना मुझे अधिक ख्वाहिश है ना उन्हें, फिर क्यों ऐसा करूं। हेडमास्टर इसका जिम्मा मुझ पर, मैं आपके घर में अपने घर की तरह समझूंगा। अच्छा आपके कहने से मैं जाता हूँ, तब तक मेरा पैर
अच्छा भी कुछ हो चला। मैंने भी कहा जाइए आप, 1 महीने के लिए गए भी। तब तक हेडमास्टर रोज़ाना देखने के लिए आते थे। गोरखपुर में यद्यपि 1 माह तक अकेली रही, फिर भी मुझे ज़रा सा अकेलापन न महसूस हुआ। सारा स्कूल मुझे अपने परिवार की तरह समझता था। यूँ तो उनके बहुत स्नेही थे, वे भी सबको प्यार करते थे। 1 माह बाद आप प्रयाग से वापस आए, फिर 10 और तरक्की हुई, 70 मिलने लगे। फिर आपको 70 रुपये मिलने लगे। उनका भाई लखनऊ में पढ़ता था, 25 उसे देते थे, बाकी 45 में बीमार था। मैं लड़की और आप खुद भी, वह घर को पैसों के हिसाब मैंने भी माता पर ही छोड़ दिया। फिर वही किचकिच पे चलने लगी। आपको इन बातों से अशांति हो जाती थी। एक रोज़ की बात है, मुझसे बोले और काम में चाहे शिथिल रहा करो, मतलब ढीली रहा करो या न रहो, पर रुपयों के झंझट से मुझे बरी रखो। मैं हंसी, कौन तुम्हारे झंझट अपने सिर ले, आपकी भला आप अपने सिर लें। बोले यह काम तुम अपने हाथ में ले लोगे तो मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, नहीं तो हर वक्त मैं इसी झंझट में परेशान रहूँगा। मैं कौन यह ले, आप ही बताइए। बोले तुम तो हुई हो मुझसे, तुम पाई पाई का हिसाब ले लो और मुझे इस हरदम के हिचकिच से दूर रखो। उनके भाई को 25 तो बंदे मिलते ही थे। प्राइवेट खर्चा, कपड़े लत्ते के लिए दूसरे महीने कुछ न कुछ भेजना पड़ता था। मैं 45 में क्या करूँगी? आपकी भी माता अलग तनी रहती हैं, गुस्से में रहती हैं। कुछ भी हो तुम संभालो, इसके लिए तुम मुझसे पहले ही धन्यवाद ले लो। मुझे उनके इस ऊपर दया आई और मैंने कहा मैं इस महीने से सारा पेमेंट अपने ज़िम्मे ले लेती हूँ, आप निश्चित रहिए। 70 तो उन्हें मिल ही रहते, वे रुपये लाकर मुझे उसी दिन दिए। मैंने रुपये लेकर रख लिए, खर्चा करती रही, सामान लाने वे खुद जाते, किसी तरह प्रबंध चलता रहा। मई के महीने में उनका भाई तालीम पाकर घर आया। 2 महीने घर पर रहने के बाद बस्ती में बंदोबस्त ऑफिस में नौकर नियुक्त हुआ तो मैं उन 25 रुपये को बैंक में जमा कराने के लिए प्रति माह देने लगी। जब पहले महीने मैंने उन्हें 25 दिए तो उसे उन्हें जमा न किया, बल्कि बाहर आपकी अलमारी में रख लिया। मुझे क्या पता, फिर दूसरा महीना मैंने फिर रुपए दिए कि जमा कराई तो आप बोले अभी तो उस महीने के रुपए ही पड़े हैं। मैं हैरत में आ गई, बोली क्या बात है? तो आप बोले मेरा ऐसा ख्याल कि कहीं खर्च ही को ना घट जाए, पर तुम्हारा दोबारा दे रही हो तो देखो मैं अभी दोनों महीनों के रुपये जमा कर आता हूँ। क्या खूब, आप भी अच्छे रहे। खर्च का अंदाज़ अगर मुझे ठीक ना होता और उतने में चलना असंभव लगता तो भला मैं कैसे देती क्यों? सन 1916 की बात आ जाती है। सन 1916 की बात है, अप्रैल में शायद 20 तारीख थी। घर से उनके बड़े भाई साहब की माँ और छोटी भावज गोरखपुर आई थी। गांव में प्लेग था और उनके भाई साहब इंदौर में नौकर थे। वे अपनी अकेली पत्नी के साथ थे। घर पर कोई और पुरुष न था और वे लोग सीधे गोरखपुर चले और अपना ही समझ कर आई। उनका आना हमारी चाची साहब को अच्छा न लगता था और उन्हीं का विषय लेकर वह रोज झगड़ा करती थी उन्हीं से। वह एक समय वह चौके में खाना खा रहे थे और कौन सी बात हुई कि यह तो मुझसे मालूम नहीं, मगर जब वह मेरे पास आया तो मैंने पूछा आखिर बात क्या है? तुम में रोज़ झगड़ा क्यों हुआ करता है? बोले झगड़ा इस बात का है कि उनका लड़का अब इसी साल कहीं ना कहीं नौकर हो जाएगा। वह समझती हैं जो कुछ वह कहे वह मैं करूं। छोटी भाभी जो घर से मेरे पास आ गई हैं, वह क्यों आई है? यही झगड़े की बात है। वह अपना ही समझ कर मेरे पास आई और वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या मैं उनका कोई गैर हूँ? अगर वह मेरी सौतेली माँ है तो वह भी मेरी चाची हैं। मैं तो समझती हूँ कि दोनों का हक मेरे ऊपर एक सा है। अगर यह बात तुमको बुरी लगती है तो मैं समझता हूँ कि यह वाजिब है, मगर यहाँ उल्टा होता है। जब मैं सुनता हूँ तब बार बार यही कहती है कि तुम लोग गर्मी की छुट्टियों में चले जाओगे तो हम किराए के मकान लेकर शहर में अलग रहेंगे। मैं बोली अलग ही रहना है तो बस्ती में तो जगह मिलती ही है, वही क्यों नहीं भेजते? अलग ही रहना है तो गोरखपुर में क्यों बस्ती में भेजिए? बोले अजी कुछ नहीं, ये समझती हैं कि अब मैं उनकी कमाई खाने के लिए तैयार हूँ और मैं कहता कि उस दिन मुझे किसी की कमाई खाने का वक्त आएगा, मैं उस समय जहर खा लूँ। मैं इतना नीच नहीं हूँ कि मैंने उनसे कह दिया है। मैं बोली इसमें तो झगड़े की बात नहीं है, अपनी अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, दूसरों क्या फ़िक्र। उन दिनों मेरी गोद में 8 माह का धुन्नू था और मुझे 2 माह से दस्त की बीमारी थी। मैं खाती न थी, फिर बच्चा दूध क्या पीता। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर बच्चे को दूध पिलाया गया तो माँ को थाइसिस हो जाने का खतरा। इस तरह से ढेर से दूध आता था।
डेयरी से दूर आता था कि बच्चा पिएगा और कुछ का दही तैयार किया जाएगा जिसका कि मट्ठा में पीती होता तो उल्टा होता, उसका उल्टा होता। आप शेर दूध चाची पहले ही अपने लड़के को रख देती, बाकी एक शेर दूध उसमें थोड़ा दूर उनमें पीती, वो दूध उनको भी दे देती और एक बच्ची थी उनको भी दूध चाहिए था। अब बच्चे के लिए दिन भर के लिए बच्चा आधा शेर दूध, आमदनी ऐसी नहीं थी कि ऊपर से अधिक दूध और मंगाऊं। फल यह होता था कि बच्चे को साबूदाना पानी में उबाल कर खिलाना पड़ता था। उसका फल यह हुआ कि उसको खून के दस्त होने लगे। एक दिन ग्वाला दूध लेकर दरवाजे पर आया। आप दूध लेने के लिए लोटा लेने आए। मैं बोली अब से बच्चे अमर भर के लिए दूध आएगा और किसी के लिए नहीं। गोरखपुर सन 1916 की बात है। सन 16 की बात है। आपकी बहन मेरी यहाँ गई हुई थी। उनके पास भी 2 बच्चियाँ थीं, वे भी 2 हम 3 वे इन्फ्लुएंजा में बीमार पड़े। अब उनकी सेवा का हाल सुनिए। बड़े सुबह उठना, उसके बाद आग तैयार करना, हुक्का पीकर काढ़ा चढ़ाना, तब तक पकाना जाना, पकाने से लौटने के बाद पानी दातून मुझे और अपनी बहन के पहरे दे जाना, तब तक धुन्नू बेटी अपनी भौजी आदि के हाथ मुँह धोना आदि। उसकी भौजी अच्छी रहती, अपनी भांजी के हाथ मुँह धोना आदि। उनकी भांजी अच्छी रहती तो लड़के को दूध खुद पिला देती। इन सब कामों में को करने के बाद तब आपको खाना बनाने की होती। हाँ, लड़की स्वस्थ रहती थी, वह खुद बना देती थी। अगर बुखार चढ़ जाता तो मजबूर हो जाती खाना बनाकर सबको जूस पानी देना भी उन्हीं का काम था। पान बनाकर मेरे डिब्बे में रखकर धुन्नू को गोद में लिए ही स्कूल चले जाते थे। फिर 12 बजे आते, फिर बेटी को दूध पिलाते, धुन्नू को दूध पिलाते, फिर पान खाकर धुन्नू के लिए स्कूल चले जाते। धुन्नू को लेकर स्कूल जाते, शाम को फिर उसी तरह आ जाते। अब 2 बच्चों को सुनाना भी उन्हें पड़ता, एक तरफ दूसरे को दूसरी तरफ। रात को लड़के पेशाब कर ही देते थे तो आप खुद भीग जाते और फिर कपड़े बदले ये दूसरे बिछावन बिछाते। जब से धुन्नू हुआ बेटी को बराबर आपने अपने पास रखते। कहीं रात में बच्चे रोने लगे तो रात भर उन्हें लटकाए जागते रहते। क्रोध तो उन्हें छू तक नहीं गया था। उसके तीसरे दूसरा बच्चा हुआ, वे भी धुन्नू को भी अपने पास रखने लगे। यह मेरा लड़का 11 महीने का होकर चेचक से बीमार पड़ा। चेचक काली थी। मैंने लड़के की हालत देखकर कहा कोई डॉक्टर बुला लीजिए, चेचक का रंग खतरनाक है। आप अपने पढ़ने लिखने के कमरे में गए और डॉक्टरी की किताब वहाँ से देख कर आए। मुझसे बात करते हुए उनका गला भरा हुआ था। कमरे में शायद रो रहे थे। बोले तुम्हारा ये लड़का बचता नहीं मालूम होता। मैं पहले डॉक्टर बुलाइए। डॉक्टर को लाता ही हूँ पर मुझे विश्वास नहीं। मुझे आश्वस्त देते हुए बोले मरना जीना तो लगा ही रहता है, क्या कोई अपना बस क्या है। उसी समय चाची को तार दिया। वे अपने मायके में थी। जब दूसरे रोज आई तब उससे बोली बेटी और धुन्नू को लेकर तुम मर्दाने कमरे में रहो। ये तो भला बच्चे रहे। मेरी तो राय है कि इन्हें घर से भी दूर रखा जाए। चाची नहीं, चेचक के दिनों में बाहर जाना ठीक नहीं। वे अलग रहने लगी। लड़का 11वें दिन ढा होने लगा। फिर डॉक्टर आया। उसने कहा सब्र कीजिए। रात को जिस समय वह मरा मैं और वे थे। मैं चाहती थी वह खुद भी दूर रहें। जब उन्हें मुझे रोते देखा तब जबकि बच्चा मर गया था तो मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से उठा लाया और मुझसे बोले क्यों रोती है, क्या सुख उससे तुम्हें मिला, क्या रही मीना जिंदा रहा, उस पर भी बराबर बीमार। मैं तो जिंदा ही हूँ, असल में मैं ही तुम्हारा हूँ। उस दिन रात भर मुझे पकड़े रहे। वे बैठे भी बराबर रहे रात भर। सुबह जब उसकी लाश चली गई तो मैं उनके सारे सामान जलवा दिए। फिर सारे कमरे को फिनाइल से धुलवाया। उसके बाद वहाँ पर हवन कराया। फिर उसी कमरे में 9 महीने तक ताला पड़ा रहा। उन्होंने अपने हाथ से कमरा बंद कर ताली बाहर फेंक दी। जो चाबी है बाहर फेंक दी। उसकी एक एक चीज़ को नहीं रहने देते थे। इसके बाद खुद बीमार पड़े। जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में खुद लिखा है 1920 तब था। शुरू में मैं बीमार होने पर उन्होंने जल चिकित्सा प्रारंभ की। उससे पेट और भी बढ़ गया।
कभी कभी पेट में दर्द भी होता। दवा से आप बहुत घबराते, दवा तो करते नहीं थे। स्कूल में आराम कुर्सी पर लेटे रहते, घर में साहित्य के काम तो वैसा ही चलता रहता था। सॉरी बच्चों। तात्पर्य तात्पर्य हंस के कथांग से प्रकाशन के लेख से है। इसके 2 महीने बाद मैंने अपने पिता को लिखा कि ये बीमार है और ये बीमार है। मेरे पिता ने सुनते ही मेरे वकील भाई को भेजा और कहा फौरन लिवा लाओ, अलग मकान लेकर उनकी दवा होगी। मेरे भाई आए और बोले पिताजी आपको बुला रहे हैं, भैया आपकी दवा होगी। आप बोले मैं दवा कर चुका हूँ भाई, कहाँ तक करूँ। वे नहीं साहब चलना ही पड़ेगा। पिताजी सख्त ताकीद किए। तब आप बोले मैं तो नहीं जाऊँगा, तुम जिस डॉक्टर से दवा करना चाहते तो उसे यहाँ बुलाओ और खुद बैठो। भाई बोले आप वहाँ चलने में कोई तकलीफ नहीं, इलाहाबाद से डॉक्टर लाने में आप ही बतलाइए कैसा होगा, यहाँ से मैं बिल्कुल ना वाकिफ़ हूँ। आप बोले उनका कह दीजिए मैं जाऊँ। वे बेचारे मजबूर होकर चले गए। 8 रोज़ के बाद उन्हें पिताजी ने भेजा, फिर वही रूखा जवाब। सन 17 की बात है, एक बार की बात है। मेरे घर का जीना छोटा था, ऊपर से एक चारपाई नीचे और नीचे से एक चारपाई ऊपर करनी थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा छोटे भाई के आने पर उससे कहना वह रख देगा। जब वह आया तब मैंने चारपाई को नीचे ले जाने और नीचे की चारपाई को ऊपर ले जाने के लिए कहते वह बोला भाई आएंगे तो वे खुद करेंगे। मुझे ये बुरा लगा, मैंने खुद चारपाई को अपने हाथों के सारे ऊपर और नीचे किया। तो मैं उन्हीं दिनों बीमार थी। जब उन्होंने स्कूल से लौटते पर चारपाई को नीचे देखा तो बोले इसे कौन यहाँ लाए। मैंने कहा मैं, जो आपके घर में सबसे तंदुरुस्त है। तब आप बोले तुम्हें तो ऐसा करने की क्या जल्दी थी, मैं तो आ ही रहा था। मैंने क्रोध में कहा सब कामों को लिखा आप ही हैं, आखिर ये छोटे मोटे काम ये लोग नहीं कर सकते। तब वे बोले इसमें ज़बरदस्ती किस बात की, अपनी तबीयत है सबकी। मैं फिर शिवरानी देवी बोलती फिर तबीयत का सभी आराम पहुंचाना चाहते हैं। आप सभी चुप बैठ जाएं तो काम क्या खुद हो जाएंगे। चाहिए तो यह है कि अपने अपने योग के काम सब करें, गृहस्थी के यही मायने हैं भाई, ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता। फिर भी मैं फिर झुंझलाई, अच्छा पिसो मुझे क्या। गोरखपुर इंस्पेक्टर का मुआयना करने जाते हैं। जाड़े के दिन थे, स्कूल का इंस्पेक्टर मुआयना करने आया था। एक रोज़ तो इंस्पेक्टर के साथ रहकर आपने स्कूल दिखा दिया, दूसरे रोज़ लड़कों को गेम खेलना था। उस दिन आप नहीं गए, छुट्टी होने पर आप घर चले आए। आराम कुर्सी पर लेटे दरवाजे पर आप अखबार पढ़ रहे थे। सामने ऐसे ही इंस्पेक्टर अपनी मोटर पर जा रहा था। वह आशा करता थी उठकर सलाम करेंगे, लेकिन आप उठे भी नहीं। इस पर कुछ दूर जाने के बाद इंस्पेक्टर ने गाड़ी रोककर अपने अर्दली को भेजा। अर्दली जब आए तो आप गए। कहिए क्या है इंस्पेक्टर, तुम बड़े मकरूर हो, तुम्हारा अफसर दरवाजे से निकल जाता है, उठकर सलाम भी नहीं करते। मैं स्कूल में रहता हूँ तब नौकर हूँ, बाद में मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। या आपने अच्छा नहीं किया है, इस पर मुझे अधिकार है कि आप पर केस चलाऊँ। इंस्पेक्टर चला गया। आपने अपने मित्रों की लिखी इस पर केस चलाना चाहिए। मित्रों ने सलाह दी जाने दीजिए, आप भी उस मकरूर कह सकते हैं। हटाइए इस बात को। मगर इस बात की कुरेदन उन्हें बहुत दिनों तक रही। 5वें महीने तक 25 के अलावा 70 मैंने और दी और जमा कर आने को कहा तो आप बोले ये रुपए कहाँ थे। मैं हर महीने के खर्चे से ये बचे हैं। आप अब यहाँ क्यों रहे हैं। आप बोले ये बचत के लिए रुपए तो फिर तुम्हारे हुए, मैं तो फिर सब मेरे हुए। आप तो कभी एक पैसा नहीं बचा पाए। खैर लाखों रख आऊँ अच्छा ही है। उनकी चाची को ये रुपए बुरे लगे। जब चले गए तो बोली क्या मैं रुपए अपने पास रख लेती। मैं रखने का लांछन कहाँ लगा रही हूँ। और अरे बच गए। घर में रहने से क्या होता है, ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से भी तो आ सकता है। उन्हें बुरा तो लगा ही। वे शाम ही आने पर मुझसे बोली भाई क्या बात है, सच सच बोलो, कैसे पूरा प्रबंध कर लेती हो। मैं आखिर चीज़ों को लाता कौन है, आप ही ना। तो आप पूरे खर्चे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़ा खर्चा फल और भी बढ़ गया है पहले की बनी वस्त। सच कहता हूँ मुझे तो खर्च पूरा पड़ जाने की ही चिंता रहती थी। अच्छी बात है, मुझे ऐसे ही चलाओ।
तब से तो वे चीज़ों को ले आने के बाद पैसे का हिसाब इस तरह देते कि जैसे कोई पराया हिसाब देता है। पैसा धेला जो भी बचता उसे मुझे वापस कर देते हैं। कहीं से भी जो पैसे आते उसे मुझे वे तुरंत दे देते। हिसाब तो कभी भी नहीं मांगा। खाने पीने के बारे में तो बच्ची की तरह ज़रा सा भी पाएँ तो चुपके से खा लें और कुछ ना बोलें। अगर अपने मन की कोई चीज़ वे खाना चाहें और मेरी इच्छा ना हो तो उसे वे किसी तरह भी न खाते थे। मेरी बातों को ये बहुत महत्व देते थे। अपने जीवन में कोई भी काम उन्हें मेरी सलाह के बिना नहीं किया। एक बार की बात है, मैं बीमार थी, मुझे दस्त की बीमारी थी। मेरा लड़का धुन्नू 8 महीने का था, बीमार कई महीने रही। डॉक्टर को आशंका थी कि अपने बच्चे को मैं दूध पिलाती रही तो तपेदिक हो जाने का पूरा खतरा रहेगा। इस पर आप एक दिन बोले, मेहतरानी को दूध पिलाने के लिए रख लो, नहीं तो धुन्नू भी कमज़ोर हो जाएगा। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। नहीं जी, दूध में क्या हर्ज है, तुम उसे मत छूना, वह तो बच्चा है। मैं बोलने लगी, बच्चे पर दूध का असर बहुत पड़ता है। उसका दूध इसकी प्रकृति के अनुकूल भी तो न पड़ेगा। वह 8 महीने का है। मेहतरानी को तो अभी बच्चा हुआ है। आपका दूध कैसे माफिक, उसका दूध कैसे माफिक होगा, उसे कैसे अच्छा लगेगा। आप बोले, फिर तुम ही बताओ क्या करूँ मैं। बकरी का दूध ठीक रहेगा। शिवरानी देवी कहती कि बकरी का दूध ठीक रहेगा। एक बकरी उन्होंने मंगवाई। बच्चे के लिए जब भी दूध पीने की ज़रूरत पड़ती खुद दुहाते, चाहे कोई समय क्यों ना हो। मगर लड़का इतनी उग्र प्रकृति का था कि शीशे की रबड़ ही काट डालता। फिर वह हाथ पकड़ते मैं चम्मच से मुंह में डालती। कभी कभी मुझे भी इसने गिरा दिया। बहुत ही मचलता था। फिर थोड़ा थोड़ा साबुदाना खिलाने लगी। अहीर के यहाँ से फिर एक सेर दूध आने लगा। चाची उसमें से आधा तो अपने बच्चे के लिए रख लेती थी, बाकी आधा सेर में साबुदाने के लिए पूरा न पड़ता। ये देखकर कि ज़रा से बच्चे का भी ख्याल नहीं रखती, मुझे क्रोध बहुत आता, गुस्सा बहुत आता। मैंने कहा, मतलब शिवरानी देवी कहती हैं कि आज से कुल 3 पाव दूध आएगा केवल धुन्नू के लिए। तब आप बोले, बेटी क्या यूं ही जिएगी? अरे उसे भी तो चाहिए। मैं यहाँ धुन्नू को ही पूरा नहीं पड़ता, साबुदाना में पानी भी पड़ता है। और आप ऐसे कहते, तुम्हें तो डॉक्टर ने दही खाने को कहा है। मतलब क्वेश्चन, मुझे तो डॉक्टर ने संख्या खाने को कहा है। संख्या मतलब होती है, संख्या खा लेने से तो खूब खेल ख़त्म हो जाएगा। उसमें से 3 दिनों बाद चाची खांसी आने लगी। खाना खुद बनाते। चाची कहती, अपनी बीबी से क्यों नहीं बनवाते, खुद आके क्यों बनाते। उनकी बीमारी का यही रहस्य था। 3 रोज तक उन्होंने खाना पकाया, चाची ने नहीं खाया। तीसरे रोज जब वे खाना खाकर लेटे तो आकर चाची बोली, बचवा को तार दे दो, हमको घर पहुंचा दे। धुन्नू को आँव पड़ती थी। आप बोले, कहाँ जाना चाहती वह? वे आकर मुझे लमी भेज दो। आप बोले, इस समय दवा तक का पैसा नहीं है। 8 महीने के बच्चे की यह दशा, उसकी माँ सख्त बीमार और वह अभी गया। 2500 खर्च हुए। तुम बिना समझे क्या करती हो? हाँ, जाना चाहो, बनारस का एक लड़का है, तुम्हें घर वह भेज देगा। हाँ, मैं जाना चाहती हूँ, जाइए शौक से, कोई बात नहीं। शाम को ट्रेन से वे 10 लेकर रवाना हुई। मेरे पिता ने मुझे बीमार जाने का फ़ौरन बुलाया कि बीमार हो गई तो मेरे पिता ने मुझे बुला लिया। शिवरानी देवी कहती है, उसके जवाब में आपने लिखा था कि मैं खुद लेकर आ रहा हूँ छुट्टी होने पर। जिस दिन हमारे जाने का बिस्तर बना तो तार पहुंचा चाची जी का कि मैं आ रही हूँ, मेरी तबीयत यहाँ नहीं लगती। आपने जवाब दी, अभी मत आओ, मैं तैयार हूँ इलाहाबाद जाने को। हम इलाहाबाद आए। इसके बाद मैं देहात चली गई। आप भी 15 रोज तक मेरे पिता के घर रहे। फिर आप कानपुर आए। मेरी दवा तो मेरे मायके होती रही। धुन्नू को दूध पिलाने के लिए एक औरत रखी गई। धुन्नू भी स्वस्थ होने लगा। मैंने भी 10 से तो छुट्टी पाई, लेकिन खांसी जुकाम से पल्ला पकड़ा। कानपुर से आपने मेरे पिता से मेरी खबर पूछी। पिता ने लिखा, दस्त तो बंद हो गए लेकिन खांसी आ रही, धुन्नू तगड़ा हो रहा है, तुम उसकी चिंता छोड़ो। मगर वे फिर लौट आए। 15 दिन के करीब फिर आप रहे। आपकी दवा भी वहाँ बीच बीच में होती रही। इसके बाद वे कानपुर चले गए। 15 दिन स्कूल खुलने को रहा
तो आप लौट कर आए और मेरी विदाई के लिए कहा। मेरे पिता बोले, अब ज़रा सी अच्छी हुई तो फिर विदाई की सूझी, अभी मेरी इच्छा नहीं है। फिर उस आदमी से बोले, कह दो इतना मेरे साथ क्या करे, मैं भी तो बीमार रहता हूँ, मैं भी तो उन्हीं का हूँ, इसलिए मैं अकेले यहाँ से जाऊँगा तो मुझे तकलीफ़ होगी, उनके रहने से बिल्कुल बेफिक्र रहूँगा। मेरे पिता राज़ी हो गए। जब मैं यहाँ आई तो उनका बीए का दूसरा वर्ष था। फिर कोर्स की तैयारी भी करने लगे। जब मैं गोरखपुर में थी तो मेरे गाय थी। वह एक गाय एक दिन कलेक्टर के हाथे में चली गई। कलेक्टर ने कहला भेजा कि आपकी गाय ले जाए, नहीं तो वह गोली मार दूंगा। आपको खबर भी न होने पाई थी। 250-300 के लगभग लड़के नौकरों के साथ पहुंचे। जब मैंने शोरगुल बहुत सुना और दरवाजे पर देखती हूँ कोई आदमी नहीं है तो मैं आपके कमरे में गई। मैंने क्या देखा, आप शांति से लिख रहे हैं। आप तो यहाँ बैठे हैं, हाथ में कोई भी आदमी नहीं है। अच्छा, जाड़े के दिन थे। कुर्ता और स्लीपर पहने बाहर निकले। कलेक्टर के बंगले की तरफ गया। वहाँ जाकर पूछा, आखिर तुम लोग यहाँ क्यों आए? आदमियों ने कहा, साहब के हाथे में गाय आ गई है, उसने गोली मारने को कहा है। तुम लोगों को कैसे खबर हुई? सब आदमी कहा, साहब आदमी गया था, वही ये सब कह रहा था। जब अर्दली गया तो मुझे बताना चाहिए था ना, आपसे इसलिए नहीं कहा कि हम ही कौन कम थे, मगर साहब को जब गोली ही मारनी तो मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत है? तो साहब की बात बिल्कुल बच्ची की सी है। गाय को गोली मारना और मुझे दिखाकर लड़के वगैरह गाय लिए हम नहीं जाएंगे। आप बोले, अगर साहब ने गोली मार दी तो लड़के गोली मार देना आसान नहीं है, यहाँ खून की नदी बह जाएगी। एक मुसलमान गोली मार देता है तो खून की नदियाँ बहती हैं। फौज वाले तो रोज़ गाय बछड़े मार मार कर खाते हैं, तब तुम लोग कहाँ सोते रहते हो? यह तो गलती है कि मुसलमानों की एक कुर्बानी पर सैकड़ों हिंदू मुसलमान मरने मारते हैं। गाय तुम्हारे लिए जितनी ज़रूरी है मुसलमानों के लिए भी उतनी ज़रूरी। चलो अभी तुम्हारी गाय लेकर आता हूँ। साहब के पास जाकर आप बोले, आपने मुझे क्यों याद किया? तुम्हारी गाय मेरे हाथे में आई है, मैं उसे गोली मार देता। हम अंग्रेज़ हैं साहब, आपको गोली मारनी तो मुझे क्यों बुलाए? आप जो चाहे सो करते। आप मेरे खड़े रहते गोली मारते। हाँ, हम अंग्रेज़ हैं, कलेक्टर है, हमारे पास ताकत है, हम गोली मार सकता है। आप अंग्रेज़ है, कलेक्टर है, सब कुछ है, पर पब्लिक भी तो कोई चीज़ है। मैं आज छोड़ देता हूँ, आइंदा आई तो हम गोली मार देगा। आप गोली मार दीजिए, ठीक है, पर मुझे याद ना कीजिएगा। यह कहते हुए आप बाहर चले आए। अब गोरखपुर की होली देखते हैं। 1 मिनट बच्चों। अब गोरखपुर में होली देखते हैं। गोरखपुर में जब स्कूली मास्टर थे तब की बात है। होली के 2 रोज़ पहले ही से उन्हें उत्साह होता था। होली के एक दिन पहले से वे खुद अबीर, रंग, मिठाई, भंग आदि खरीद लाते। होली के दिन सब लड़के आते और वे सब सामान लड़कों के सामने रख देते। वे लोग खाते पीते, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों शरीक होते थे, दोनों शामिल होते। शरीक मतलब शामिल होते थे। खाने पीने के बाद भी भांग भी पिलाते। फिर गाना बजाना खूब बड़े धूमधाम से होता। प्रत्येक त्योहार में उत्साह से भाग लेते थे। गाना आप खुद गाते थे, कभी कभी हम दोनों साथ साथ गाते। मुझे उन्हीं से गाना सुनना पड़ता था। अब आगे कलकत्ते में प्रेस का इरादा इन्होंने रख लिया है। उन दिनों उनके भाई कलकत्ते में नौकर थे। वहाँ उन्होंने एक प्रेस लेना चाहा। प्रेस एक मारवाड़ी के साझे में लेना था। उन्होंने लिखा, 9,000 में हम लोग खरीद रहे हैं तो आप 4,500 दीजिए। जो कुछ मैंने बचा कर रखा था उससे और प्राय
प्रमोशरी नोट बनाकर उन्हें देने के लिए 3,000 इकट्ठा किए। 1,500 उन्होंने अपने चचेरे भाई से भी मांगे थे। उन्होंने इंदौर के 1,000 भेज दिए और 500 बाद में भेजने का वादा किया। एक रोज़ मैंने पूछा, रुपए देने का ढंग कैसा है प्रेस? किन शर्तों पर ठीक रहेगी? बोली, शर्त क्या है? प्रेस रखेगा, जो कुछ मुनाफा होगा तुम्हें भी देगा। मैं इन शर्तों पर रुपया देना ठीक नहीं। हाँ, धुन्नू के नाम खरीदा जाए, वे काम करने वाले रहें, नहीं वह झल्ला उठेगा। फिर ये रुपए आपके नहीं, आप अपने रुपए दे दीजिए, रुपए मेरी ही शर्त पर जाएंगे। खैर, मैं लिख दूंगा कि धुन्नू की माँ इस शर्त पर रुपए देना चाहती है। इस खत को चौथे रोज जवाब आए कि मेरी यहाँ बड़ी हंसी हो रही है। क्या आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते? मेरे ही और कौन है? धुन्नू ही तो है मेरा भी। मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है। खत आने पर उसे उन्होंने मुझे सुना दिया और बोले, बड़ा गड़बड़ हुआ। मैं कोई गड़बड़ नहीं, मेरी राय ठीक है। मैं किसी के हाथ में नहीं होना चाहती। कोई काम हो अपनी जगह होना चाहिए। अपनी जगह होना चाहिए। मैं बहुतों को देख चुकी हूँ। आप आंखें बंद कर देखते हैं, मैं आंख खोल कर देखती हूँ। अच्छा बोलो, इसका जवाब क्या लिखूँ? तो मैं मेरी तरफ से लिखो कि जब कोई लड़का मेरे पास न था तब तक तुम ही सब कुछ थे। यह लड़का तुम्हारा भी है, तब नाम रहना क्या बुरा। तुम यहाँ से खुद आ जाओ, सब बातें साफ साफ हो जाएं, फिर सब तुम्हारे ही हाथ में तो होगा, उसका तो महज नाम रहेगा। इस पर वे झल्लाए। चौथे दिन आए, कहने लगे, लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। मैं मजाक उड़ाने वाले बेवकूफ़ है, उन्हें समझ होनी चाहिए। फिर ये तो बनिए कि यहाँ तो आप बेटों में लिखा पड़ी होती है, इनमें बुरा लगने की कोई बात नहीं। इसके बाद वे बोले, मैं इन शर्तों पर लेने में असमर्थ हूँ, मैं भी मजबूर हूँ। मैं भाई साहब को के भी रुपए भेज दीजिएगा। नहीं, भेज दीजिए, रखने की ज़रूरत ही क्या है, कोई और काम तो है नहीं। इसके बाद वे चले गए। गोरखपुर अध्यापन कार्य कैसा रहा वो जानने की कोशिश करते हैं। उन दिनों महंगाई का युग था। उन दिनों उन्होंने नौकरी छोड़ी। उन दिनों सब मिलाकर मेरे पास 3,000 थे। नौकरी छोड़ने के पहले कोई रात उनके ठीक से नींद नहीं आई। खैर, 2-3 दिन के बाद जब नौकरी छोड़ने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा कि मेरी इच्छा नौकरी छोड़ने की, तो इससे तुम्हारी क्या राय है? मैं जवाब देती हुई बोली कि इस विषय पर विचार करने के लिए 2-3 दिन का समय चाहिए। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि पहले तुम अपना विचार ठीक कर लो। जो उलझन उनको थी वही 2-3 दिन मुझे भी हुई। मुझे भी बार बार यही ख्याल आया कि आखिर बीए की ख्वाहिश क्यों हुई, यही न कि आगे तक की आशा। पहले तो ये ख्याल था कि ये कभी प्रोफेसर हो जाएंगे और जीवन के दिन आराम से कट जाएंगे, क्योंकि सेहत अच्छी न थी। और कहाँ यह प्रस्ताव कि कुछ भी मिलता उसी को भी छोड़कर महज हवा में उड़ा जाए। उस समय उनको कुल मिलाकर 175 के करीब मिलता था। स्कूल की नौकरी होने की वजह से घर पर भी काम करने का समय मिल जाता था। मुझे भी इस बात की उलझन थी कि आखिर नौकरी छोड़कर करेंगे क्या। एक लड़का सामने था और अभी बच्चे होने की उम्मीद थी। नौकरी छोड़ने के बाद सन 21 में बन्नू पैदा हुआ। उधर मेरी इच्छा यह भी नहीं थी कि किसी का पैर की बेड़ी बनकर रहूं और किसी के आगे पढ़ने से रोकूं। यह नहीं थी कि रुपयों का मूल्य मेरी आंखों में कम था। एक तो अपनी ज़रूरतों को देखते हुए खुद भी बहुत दिनों से बीमार, न घर न द्वार। इन सब बातों को सोचकर यही दिल में आता कि इनकी नौकरी छोड़ने से 2 रोज़ का समय रोक दूं। लिया था, लेकिन 4-5 दिन में भी कोई निर्णय न कर सकी। 4-5 दिन के बाद उन्होंने फिर पूछा कि बतलाओ, तुमने क्या निर्णय लिया है? मैं बोली, 1 दिन का समय। और उस दिन मैंने ये सोचा कि आखिर जब यह इतने बीमार थे और बचने की कोई आशा न थी, एक तरह शायद उन्होंने मुझे जवाब ही दे दिया था कि कहकर कि 3,000 रुपये और 3 तुम हो। मैंने सोचा कि
कि यह अच्छा हो गए हैं, नौकरी की कोई चिंता ना होनी चाहिए क्योंकि ईश्वर कुछ अच्छा ही करने वाला होगा, तभी तो ये अच्छे हो गए हैं। मान लो जब ये जब यही ना रहते तो मैं क्या करती, शायद इसी काम के लिए ईश्वर ने इन्हें अच्छा किया हो। फिर वो उन दिनों जलियांवाला बाग की भी भीषण नरहत्याकांड हुआ था, उनकी ज्वाला सभी के दिल में होना स्वाभाविक थी, वह शायद मेरे दिल में भी हो रही थी। दूसरी दिन अपने को उन सभी मुसीबतों को सहने के लिए तैयार कर पाई जो नौकरी छोड़ने पर आने वाले थे। दूसरे दिन मैंने उनसे कहा, छोड़ दीजिए नौकरी। 25 वर्ष की नौकरी छोड़ते हुए तकलीफ तो होती ही थी, मगर नहीं, ये जो मुल्क पर अत्याचार हो रहे उन्हें देखते हुए शायद नहीं के बराबर थी। जब मैंने उनसे कहा कि छोड़ दीजिए नौकरी क्योंकि इन अत्याचारों को तो अब सबको मिलकर मिटाना होगा, ये सरकारी नीति अब सहन शक्ति से बाहर है। तब आप अपनी स्वाभाविक हंसी में हंसकर बोलो, दूसरों का अंत करने के पहले अपना अंत सोच लो। मैं बोली, मैंने सोच लिया, जब तुम अच्छे हो गए तो मैं सोचती हूँ कि अब आगे भी मैं जंगल में मंगल कर सकूंगी और मेरा ख्याल है कि ईश्वर कुछ अच्छा ही करने वाला है। आप बोले, सोच लो, फिर ना कहना कि छोड़कर खुद तकलीफ उठाई और मुझे तकलीफ दी, क्योंकि सिर पर तकलीफें आगे बहुत आने वाली है, मुमकिन है खाने को खाना भी ना मिले। मैं बोली, मैं इसके लिए सोच चुकी हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि सर पर जब बला आती है तब सब कोई भुगत लेता है, फिर भुगतते तो हैं बड़े बड़े घर के लोग, अपनी तो विसात ही क्या है। तब वह बोले, यह निश्चय है। मैं बोली, हाँ। तब मैं कल ही इस्तीफ़ा दे देता हूँ, कल ही यह सरकारी मकान भी आपको छोड़ना होगा। जाना कहाँ है इसका भी कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने कहा, मैं बोली, गांव चलना। वह बोले, गांव में तुम्हारे रहने के लिए मकान कहाँ है, क्योंकि जो पुराना घर उसमें चाची वगैरह का गुजर होता है, उसमें तुम्हारे लिए जगह का। मैं बोली, तो घर उन्हीं का है। वह बोले, जहाँ ज़मीन पाओगी वहाँ तो रहोगी, दूसरे के मकान चली जाओगी। मैं बोली, मकान में तो जगह है, आधा वह लेंगे, आधा हम को देंगे। आप बोले, उसमें जगह ही कितनी है। मैं गुस्से के साथ बोली, कुछ भी हो, हमें क्यों छोड़कर चले जाएं, वह क्यों न जाए। जब उन्होंने हमारे आराम तकलीफ का कोई ठेका नहीं लिया है तो हम ही क्यों ले। तो ठीक, तुम इसके ऊपर वह कह सकती कि जब सरकारी नौकरियां और नहीं छोड़ रहे तब मैं ही क्यों छोड़ूं। यह एक पक्ष का काम नहीं है, ये तो देश भर की बात है। मैं बोली, फिर इसमें त्याग तपस्या और बलिदान है, अपनी मर्जी से मनुष्य कर सकता है। आप हंसकर बोले, जिसका तुम त्याग तपस्या बलिदान समझती हो वह एक भी नहीं है, यह तो हम दोनों के अपने पापों का प्रायश्चित करना मात्र है। मैं बोली, यहाँ पर शिवरानी देवी बोलती है कि हम लोगों ने पाप क्या किए हैं। तो वह बोले, तुमने नहीं किए, तुम्हारे बुजुर्गों ने किए, क्योंकि आराम के नशे में तो वही लोग डूबे थे, अपनी विलासिता के नशे में अंधे होकर पड़े थे। तभी मुल्क में फूट भी पैदा हुई और दोनों फरीकों में हटा करके तीसरा विजय हुआ। मुमकिन है कि वह विलासिता में डूबने वाले हरमी तुम हो और फिर से जन्म मिला है। यह विकट हेली कुछ समझ में भी नहीं आती। यह जो आजकल तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, ये क्या विजयी हुए, इनके बड़े लोग विजयी हुए। मैं बोली, विजेता का गर्व से अंधा हो सकता है। वह बोली, इस जगह तुम गलती पर हो, विजेता हमेशा गर्व से अंधा रहता। अगर विजेता गर्व में अंधा न रहता तो मनुष्य न रहता। मनुष्य न कहना चाहिए बल्कि देवता। अगर देवता नहीं है तो यह कहना चाहिए तुम्हारे भाई बंद क्या कम अंधे हैं जो कि विजेता भी नहीं है। जहाँ जो हिंदुस्तानी हाकिम आता है वहाँ अंग्रेज़ों की अपेक्षा कहीं कड़ा शासन करता, और उसी से देख कर हमारे देश में नवयुवकों की वृत्ति भी उसी तरह की होती जा रही है। मुझे इस स्थान पर रहीम का दोहा बहुत उपयुक्त मालूम हो रहा है। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो जाए। मैं तो कहता हूँ कि बहुत दिन लग जाएंगे हिंदुस्तानी को अपनी मनोवृत्ति बदलने में, क्योंकि इधर से कोई 500 वर्ष से गुलामी में रह चुके हैं। तुम क्या समझती हो कि उनकी आत्मा 10-20 साल में सुधर जाएगी? स्वराज्य मिलने पर भी मैं कहता हूँ कि इसमें काफ़ी दिन चले लगेंगे। मैं बोली, फिर घर चलना ही होगा, आखिर चलेंगे का? आप बोले, मेरा तो विचार है कि यहीं गोरखपुर में कुछ काम कर लूँ, कुछ नहीं तो कोई 50-60 रुपए तो दे ही देगा। यहाँ 10-5 रुपए का मकान लेकर पड़े रहें। मेरा विचार है कि एक चरखा संघ खोलें, इसके लिए पौधदार तैयार भी है। मैं बोली, जब सरकारी नौकरी छोड़ दी तब यहाँ रहने की कोई वजह नहीं मालूम होती। आब हवा भी यहाँ की तुम्हारे माफिक नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता है
अब यहाँ पर क्यों रहा जाए, अभी तक तो सरकारी नौकरी का लोभ था। आप बोले यहाँ तो कुछ काम भी होगा भाई, और बनारस चलकर बैठने से क्या होगा वह मेरी समझ से नहीं आता, क्योंकि यहाँ और कुछ नहीं तो पोद्दार में मेरा मददगार ही है। बनारस में तुम्हारा कौन मददगार बैठा है? मैंने कहा और कुछ नहीं तो घर के लोग तो हैं ही। तब वह बोले जिनको तुम अब तक अपना समझती हो वह अपने लिए थे, वह तुम्हारे लिए नहीं। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ क्यों देने लगा? तुम्हें मालूम हुआ है कि अभी अपनी बीमारी में मैं चाची को रोकना चाहता था कि वह रहे, मगर वह नहीं। उनका लड़का नौकर ही है, उसकी शादी हो ही गई है। अब उसको क्या पड़ी है जो मेरा साथ दे? अब तो वह यही समझेगा कि शायद मुझसे कुछ मदद चाहते हैं। तब से वे मेरी उस हालत पर मुझे छोड़ कर गए हैं। एक बार भी कम से कम खाने की नहीं आए, पूछने को नहीं आए। 2 बार तुम्हारे भाई मुझे बुलाने भी आया और दवा कराने के लिए। मैं बोली कौन? तुम ही उनके पास दवा कराने को गए। खैर मैं जाऊं या नहीं, उनके कर्तव्य का अदा हो गया। इसके माने ये होते कि अब वह मेरे हितैषी हैं और जिनके मैं अपना समझता हूँ वह नहीं रहे, इसलिए वहाँ जाने से तुमको क्या आनंद मिलेगा मेरी समझ में नहीं आता। मैं बोली आखिर घर तो चलना ही है। मैं कब तक रोटियों पर गुजर करने वाली हूँ? अगर मुझसे कष्ट सहने की शक्ति ना होती तो मैं क्यों इस्तीफ़ा देने के लिए आपको तैयार करती? मैं अपने घर तो जा ही सकती हूँ कि अब उनके लिए पूरा बनारस छोड़ दिया जाएगा, तो वहाँ जाने से फ़ायदा ही क्या? आप में द्वेष ही तो बढ़ेगा। वह बोले मैं इस देश से डरती कब हूँ, और इस तरह से डर कर गृहस्थी में कोई रह नहीं सकता। यह तो एक सन्यासी की ही कर सकता है, घर बार वाला नहीं कर सकता। अच्छा साहब, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। मैंने जीवन में कभी डरना नहीं सीखा। मैंने कहा अपने से मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, मगर जो मुझको छोड़ेगा उसको डर कर कहीं भागूंगी भी नहीं। नौकरी छोड़ के 2 महीने बाद हम घर आए और उसके बाद का हाल मैं पहले ही दे चुकी हूँ। इस्तीफे की बात है, यहाँ पर सन 20 की बात है। ऐसे का ज़माना था। गानत जी गोरखपुर में आए, आप बीमार थे, फिर भी मैं दोनों लड़के बाबूजी मीटिंग में गए। महात्मा जी का भाषण सुनकर हम दोनों बहुत प्रभावित हुए। हाँ, बीमारी की हालत थी, विवशता थी, मगर तभी से सरकारी नौकरी के प्रति एक तरह की उदासीनता पैदा हुई। इसके 2 साल पहले आप BA पास कर चुके थे, MA पढ़ने की तैयारी में भी लग गए थे, फीस भी दाखिल कर चुके थे। बीमार तो थे ही, दवा किसी की करते न थे। बीमार की हालत में वे मुझे अपने पास से हटने न देते, दवा भी नहीं करते थे। एक दिन झुंझला कर मैं बोली, इसका निर्णय आज अवश्य करना होगा कि दवा कीजिएगा या नहीं। आप बोले दवा से कुछ न होगा। मैं महज इसके जवाब दीजिएगा कि दवा कराइएगा या नहीं। भाई, दवा कराने से क्या होगा? जवाब तो उसका उल्टा ही होगा। फिर शिवरानी देवी बोलती हैं, फिर आप वही कहने चले जा रहे हैं। मुझे आखिर निर्णय बताइए, आखिर करोगी क्या? शिवरानी देवी बोली, यही करूँगी कि आने की संख्या एक आने की संख्या मंगाकर, मतलब जहर मंगाकर खाकर सो जाऊंगी। ना रहूंगी ना तकलीफ होगी। अभी 2 महीने हुए मेरा एक लड़का मर गया है, तब आप बीमार पड़े हैं। घर गृहस्थी देखूँ, दोनों बच्चों को देखूँ, आपकी बीमारी की यह हालत है। अब मुझसे ज़्यादा ताकत नहीं है। अच्छा, दवा करूँगा। नहीं मानती हो सब, मगर दवा से कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, तुम कह रही हो करूँगा दवा। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी दवा के लिए राजी हो जाते हैं। शिवरानी देवी बोलती, दवा करना हमारा काम है, लाभ हानि होना ईश्वर का अधीन है। सबसे कीजिएगा, कल से ना। कब से कीजिएगा? कल से ना। हाँ, कल से ही करूँगा मैं। शिवरानी देवी कहती, हाँ कल से ही शुरू कीजिए, कल होती ही देर नहीं लगती। ऐसा कहते ही उन्होंने स्वाभाविक हंसी आ गई। मैंने कहा, हंसने से काम नहीं चलेगा, जो कह रही हूँ करना पड़ेगा। नहीं देखना, कल से ज़रूर करूँगा। ददा न करूँगा तो रहूँगा कहाँ? हाँ ठीक। सुबह हाथ मुँह धोकर धीरे धीरे वैद्य के यहाँ गए। वहाँ से दवा और बेले के पत्ते लाए। मैंने तैयार करके दवा उनके सामने रखी। 8 दिन तक वहाँ घड़ों पानी पकाने के रास्ते से निकला। दिन भर जब काफ़ी दस्त आए तब मैं बोली, अब आप तुरंत वैद्य के यहाँ जाइए। वैद्य ने कहा, ठीक है, पेट में सारा पानी निकल रहा है, घबराने की क्या बात है। एक भस्म और दे रहा हूँ, उसी को आपके बदन में गर्मी भी रहेगी, कमज़ोरी भी न रहेगी। पानी 8 दिन तक पेट से निकलता रहा। फिर दोबारा उसने दवा दी। उबली हुई तरकारी, बिना छना हुआ दूध, हाथ
छना हुआ हाथ से पिसा आटा खाने का बताया, और खैर इस तरह मैंने उन्हें किसी तरह से अच्छा किया। एक दिन की बात है, मुझसे बोले तुम राय देती हो मैं सरकारी नौकरी छोड़ देता हूँ। मैं क्या ही अच्छा हो, खर्च कैसे चलेगा। मैं कम में भी खर्च चल जाता है, ज़्यादा में भी चल जाता है। ये तो अपनी अपनी ज़रूरत है, इसके लिए इंसान कब तक बंधा रहेगा। मैं तो उसी पर खुश हूँ कि आप स्वस्थ हुए। आज ही इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। कई आदमियों ने मुझसे पहले भी कहा था, मगर मैं सोचता हूँ शायद तुम तकलीफ़ हो। मैं इससे भला कैसे तकलीफ़ होती, इसमें मुझे सुख मालूम हो रहा है। उसी दिन इस्तीफ़ा लिखकर हेडमास्टर को दिया। हेडमास्टर देख कर घबरा गया और बोला, आपको क्या हो गया है? 125 आप पा रहे हैं और बीमारी से उठे हैं कि सनक। उन्होंने मजाक में कहा, पहले अपनी देवी जी से पूछ लीजिए। मेरी देवी जी ने मुझसे खुद कहा है, वे मुझसे भी आगे हैं, उनकी तो और राय है। हेडमास्टर, नहीं, मैं आज इसे नहीं भेज सकता। आप बोले, मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगा। इसी तरह 8 दिन बीते, इस्तीफ़ा वहीं पड़ा रहा। 90 रोज़ हेडमास्टर खुद घर पर आए और बोले, यह क्या तुम्हें सूझता है? मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं भेजा, अभी तो आप बीमार से उठे और इतनी जल्दी इस्तीफ़ा दे दिया। मैं तो ऐसा नहीं चाहता, मेरी आत्मा नहीं चाह रही कि हेडमास्टर साहब मैं ऐसा करने को विवश हूँ। उसी के 1 साल पहले उन्होंने स्कूल के बोर्डिंग की सुपरिंटेंडेंट भी होना पड़ा था। 25 उसके अलग से मिलते थे। बोर्डिंग के 6 महीने के पैसे उन्हें पहले से मिल चुके थे। बहन उस समय हमारे पास ही थी। उसके पास रुपए रख कर बोली, ये तुम्हारे रुपए हैं, तुम्हारे आने पर ही तो मिले हैं। ईश्वर ने भी क्या है, जब खर्च देता है तो आमदनी भी बढ़ा देता है। बहन बोली, ईश्वर अन्यायी तो है ही, वह सभी की खबर रखता। भाई यही तो मैं खुद कहता हूँ, लो खर्च करो। बहन उनके हाथ में रुपए लेकर घर के रुपए में रख आई। मैंने संदूक खोला था, वह रुपए भी उनमें थे। मैं क्यों, ये रुपए तो आपको मिले थे, मेरी संदूक में कैसे पहुँच गए? मैं और वे क्या दी हैं? मैंने कहा, ये बड़ी अच्छी बात है, रुपए मेरे संदूक में पड़े रहे। वह बोली, रखे रहें, तब ना देखती हूँ रोज़ाना खर्च हो जाते हैं। वे अपनी बहन से बराबर गपशप करते रहते थे। वे 8 महीने तक रही, वे हमारे सुख के दिन थे। 1920 फरवरी का टाइम था। गोरखपुर की नौकरी छोड़ने के बाद अब आप महावीर प्रसाद पोद्दार के निवास स्थान मानीराम गए। वहाँ से चाची के पिता की नौकरी के छोड़ने का सारा किस्सा बता। एक चिट्ठी में उनके नाना ने लिखा, नौकरी छोड़कर बुरा किया, खैर तुम्हारी इच्छा, अपने बाल बच्चों को मेरे पास छोड़ जाओ और अपने लिए कोई काम ढूंढो। अभी से काम छोड़ने के बाद क्या करोगे? आप उस चिट्ठी के लिए मेरे पास आए। हंसकर बोलिए, पुराने फुर्राटे समझते कि सारी लियाकत हम ही ने पाई है। लिखते हैं बाल बच्चों को मेरे पास पहुंचाकर अपने लिए काम ढूंढो। उनके खत पढ़कर मुझे तो बुरा लगा। मैं बोली, इतने सारे बच्चे हैं भी तो दाने दाने को मर न जाएंगे। आप बोले, नौकरी छोड़ते हुए सब मैंने समझ लिया है। फिर ये लोग मुझे पाठ सिखाते कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी भिखारी में ही बिता दी। शिवरानी देवी बोली, अब ये इलाकेदार हुए हैं, तुम्हारी परवरिश के लिए तड़प रहे हैं। आप बोले, प्रेमचंद बोलते, अगर वे अपनी परवरिश कर ले तो समझो मेरी परवरिश हुई। मैं 15 साल से ही बोझ उठाने का आदी हो गया हूँ। अब तो ईश्वर की दया अपना ही बोझ है। उस वक्त को कि समझो 3 परिवारों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। उस समय ये अपना बोझ तक ना उठा सके। मैं बोली, ज़रूर उठाएंगे जब कह रहे हैं। आप बोले, शायद वे घबरा रहे हैं, शायद मैं उनके नाती पर अपना बोझ न डाल दूँ। मैं बोली, उनका ये सोचना गलत थोड़ी ही है। आप बोले, तुम भी क्यों बच्चों की सी बातें कर रहे हो? जो आदमी दूसरों का बोझ ले सकता है वह अपने बाल बच्चों को बोझ किसी के सिर पर डाल नहीं सकता। खुदा न खास्ता अगर ऐसी नौबत आ जाए तो उसे चाहिए कि अपने बच्चों को जहर देकर मार डाले। मैं बोली, शिवरानी देवी बोली, वे घबरा उठे हैं जैसे। आप बोले, वे लोग जीवन भर बेहयाई सहारा सहते रहते हैं, उनके अंदर स्वाभिमान कमी नहीं होती। फिर मैंने नौकरी छोड़ी है अपने कलम के बल पर। मैंने किसी के आश्रय काम किया ही नहीं। मैं हमेशा अपने बाजुओं पर भरोसा रखता हूँ। जिन लोगों को मैं समझ चुका हूँ उनसे तो खैर क्या उम्मीद करूँगा। मैं बोली, तो फिर क्या हर्ज किया है? आप बोले, तुम उनके यहाँ रह सकती हो। मैं बोली, मैं जब उन्हें अपने यहाँ रख चुकी हूँ तो उन्हें मुझे अपने यहाँ रखने में क्या ऐतराज़ है? आप बोले, तुम सरासर झूठ बोल रही, क्या सच में तुम रह सकती हो? आप भी क्या कहते, जब मुझे औरों के यहाँ रहना पड़ता है तो मैं नौकरी ही क्यों छुड़वाती? मैं बोली। आप बोले, वही तो मैं भी कहता हूँ। मैं बोली, मैंने यूं ही कहा। आप बोले, ये लोग बड़े संकीर्ण विचार के हैं, वे हमेशा किसी न किसी सिरे से
सिर का बोझ बनकर रहे हैं। अब यहाँ पर महावीर प्रसाद पोद्दार के बारे में पता चल रहा है। इस्तीफा देने के बाद महावीर प्रसाद पोद्दार अपने गांव में लिवा ले गए, अपनी बीवी को भी लिवा ले गए, अपनी बीवी को भी लिवा गए, जिसकी तबीयत घबराए न। ऐसा मालूम होता कि पोद्दार जी हम सब एक ही हैं। पोद्दार जी ने हमारी काफ़ी सेवा की, उन्हीं की सेवा की वजह से जल्दी तंदुरुस्त हुए। 13 मील शहर रोज़ाना पोद्दार जी जाते, बाकी दरवाजे पर बैठे बैठे चखे बनवाते और लिखते पढ़ते। 2 महीना रहने के बाद तय हुआ कि पोद्दार जी के साझे में शहर में चरखे की दुकान खोली जाए और एक मकान वहाँ लिया जाए। उसी जगह 10 करघे लगाए गए। चरखा चलाने वाली कुछ औरतें भी थी, देहात से बनकर चरखे आते थे, वे बेचे भी जाते थे। शाम के वक्त पोद्दार जी और बाबूजी तथा कुछ और मित्रगण बैठकर गपशप करते। एक दिन की बात है, रात का खाना खाकर आप जैसे उठे वैसे ही लाल बादल हुए। मुझे बोले, तुम लोगों को भी जल्दी खा लो, मालूम होता है आंधी जल्दी आएगी। जैसे ही थाली परोस कर रखी, वहाँ से आंधी पानी दोनों आए। मैं तो भाग कर बच्चों को कमरे में लेकर कमरों में पहुंची, वही आप भी पहुंचे। उसी वक्त पत्थर गिरना शुरू हुए। पत्थर पड़ते समय मैं बरामदे में पहुंची और उनकी मेज पर जो कागज लिखे हुए पड़े थे उन्होंने समेट कर उनकी चारपाई पर पटक दिया। तब तक पत्थर अंदर भी खपड़ा तोड़ फोड़ आने लगा। तब आप घबरा कर बोले, देखो रानी, बच्चों का सिर फूटा। हम जल्दी से बच्चों के ऊपर एक लिहाफ तान कर दोनों तरफ खड़े हो गए। बच्चों के सिर पर बचाने की उम्मीद तो थी, पर अपने को कैसे बचाते। हम दोनों के सिर पर पत्थर लगे। बोले, अब अपने सिर को कैसे बचाए जाएंगे। मैंने बच्चों को एक एक तख्ते के नीचे डाल दिया। मैंने उनसे कहा कि आप भी जल्दी चले जाइए, तुम भी इसी के नीचे आओ। नौकर, तू भी चल भीतर। हम पांचों उस तख्त के नीचे पेट के बल लेटे रहे। बिछावन ओढ़न सब भीग गए थे। आप बोले, तुम्हें मौके पर बात सूझ जाती है, लेकिन मुझे नहीं सूझती। क्या बात है? अगर आज ना होती तो एक सिर अवश्य फूट गया होता। मैं कहाँ मैं जाती। बच्चों को सुलाग कर हम बाहर पत्थर देखने आए। देखते हैं तो कमरे के बराबर पत्थर लगा हुआ है। मेज पर कागज न देख कर बोले, मेरे कागज भी उड़ पड़ गए। मैं नहीं, चारपाई के नीचे सब पड़े हैं, मैंने उन्हें रख दिया था। क्या तुम्हारे बदन में बिजली है? देखते देखते सारा काम कर डाला। मैं तुमसे उम्र में भी कम हूँ, जवान हूँ, क्यों ना जल्दी कर डालूँ। ठीक है तो मैं कोई तो भला ऐसा रहे। नहीं, ऐसा अच्छा रहने ऐसे देर गुजरी देखने वालों को भी भद्दा लगे। तुम खुद अपने लिए होती हो, भद्दा लगता है। ये सब तो मेरे लिए करती हो। तुम ऐसी ना होती तो मैं जिंदा भी ना रह सकता। अगली बात करते धुन्नू ने लेख फाड़ा डाला। एक बार की बात है, धुन्नू छोटा था। आप एक लेख लिखकर मेज पर रख आए और घुन्नू ने आकर उसे लेख को फाड़ डाला। कलम दवात लेकर दूसरे कागज पर कुछ खुद लिखने लगा। आप हमारे कमरे के अंदर जाकर यह कर देखी तो क्रोध में आकर एक चपत लगाई और डांटा, भागो यहाँ से, नहीं और भी पीटूंगा। धुन्नू की चीख मेरे कानों पड़ी। मैंने उनकी बहन से कहा, जी जरा देखिए तो क्या धुन्नू पर मार पड़ रही है। वह दौड़ी हुई गई। बच्चे को कौन मिठा कपड़ी, क्यों बच्चे को मार दिया? तुम देखो तो मेरा लेख इसने फाड़ डाला। आज इसे मैं भेजने वाला था, उसने इसे फाड़ डाल। अब क्या अपना सिर भेजूं? बच्चा ही तो है, समझकर थोड़े ही क्या, तुम भी तो कम शैतान न थे। मैं लेख थोड़े ही फाड़ता था, तब लेख लिखता ही कौन था? रामू के कान तो तुम ही ने काटे थे। वह लेख कान से भी महंगा था। आप चुप। बहन बड़बड़ाती हुई ना समझ बच्चे पर इतनी मार। जी उसे गोद में लेकर अंदर आई। बोली, इन्हें क्रोध बहुत आने लगा है। फिर मैं उनसे बनारस आने को कहने लगी। बोली, वहाँ जाकर क्या करोगी? यहीं रहने से क्या होगा? वहाँ पर बैठिए और अपना काम कीजिए। मैं काम तो यहाँ भी करती ही हूँ, फिर भी वहाँ रहना ठीक है। वहाँ की आब हवा भी आपके अनुकूल पड़ेगी। अच्छा है 2-3 रोज में चला जाए। उसके बाद हम लोग लम्ही आए। यहाँ पर लम्ही कानपुर के बारे में बताया जा रहा है। लम्ही बनारस आने के बाद वे 40 प्रति मास पर 2 लेख या 2 कहानी नियम
से लिखते थे और जगह के लिए भी परिवह मुस्तकिल था। सुबह उठना, पकाना जाना, फिर हाथ मुंह धोकर कुछ नाश्ता करना, फिर अपने रोज़ के काम पर लग जाना, फिर 12 बजे काम से उठकर नहाना खाना, उसके बाद 1 घंटे आराम करना, फिर उसी तपते हुए मकान के नीचे 2 बजे से लिखने पढ़ने में लग जाते, फिर कुछ नाश्ता करके बच्चों को लेते दरवाजे पे बैठकर गांव वालों से बातें करते। एक दिन चरखा बनवाने के लिए एक जमींदार साहब के पास लड़की मांगने गए। बोले मुझे आप लकड़ी मांगने गए, आप लकड़ी दीजिए, मैं उनकी बनवाई दूं और चरखे देहात में बांटे जाएंगे, जिससे गरीब भाइयों पर चरखे का प्रचार बढ़े। जमींदारों की यह बात प्रिय लगी और वे देने पर राजी हुए। गांव भर के आदमियों को इकट्ठा करके अपने साथ लकड़ी लदवा लाए। 1 माह तक 2 बड़े दरवाजे पर चरखे बनाते रहे। उसके बाद सब लोगों को एक एक चरखा मुफ्त में बांटा गया। चरखे के लिए स्नेही किस तरह की थी, किस तरह के वे चलाए जाएंगे, कैसा सूत हो, इन सब बातों की जानकारी वे लोगों को कराने लगे। इसी तरह 2 महीने बीते। एक दिन की बात है, वे जब खाना खाने बैठे तो मैं तत्काल अपने हाथों से उन्हें गरम गरम रोटियां पका कर देती थी। जब आप खाना खाने बैठते तो घी नदारत मुझसे पूछा, क्या दाल में घी नहीं पड़ा, मैं घर में हो तब ना। उसी समय उन्होंने अपनी चाची को बुलाया और पूछा, घी क्यों नहीं रहा चाची? 1 दिन बिना घी के नहीं खा सकते, कभी घी, कभी तरकारी, कभी दाल, इस तरह तो एक चलता ही रहेगा। आखिर है क्यों नहीं रहा। उसी समय जल्लाकर थाली से उठ गए। सब ने खाना खाया। मैं तो दोबारा चौके ही में न जा सकी। मुझे ये चिंता परेशान करने लगी, आखिर और ये क्या खाएंगे, क्या वैसे ही रहेंगे। मैंने तुरंत 8 आने का घी गांव से मंगवाया और मूंग की दाल धूप में बैठकर मैंने खुद पीसी और मुंगोड़े और हलवा बनाया। जब तैयार हो गया तो उनके पास डरते डरते ले गई। बोले इस समय कुछ न खाऊंगा। मैंने कहा बड़ी मेहनत से अभी मैंने तैयार किया और मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। मेरी यह धमकी सफल और उन्होंने खाना पड़ा। तब से मैं बराबर सामान मंगा कर रखने लगी। आप बोले अब यह ज़्यादा रहना अच्छा नहीं है। उसके दूसरे दिन मेरे पिता के मरने की खबर आई। 2-3 दिन बाद मुझे लेकर इलाहाबाद गए। वहाँ 7-8 रोज रहे। उसके बाद आप कानपुर चले आए। वहाँ मारवाड़ी विद्यालय में हेडमास्टरी खाली थी। उसके मैनेजर ने श्री काशीनाथ वे गणो शंकर विद्यारी के मित्रों में थे। उन्होंने ये तय किया कि इस काम में आप स्वीकार कीजिए, अपने आपके आने से रंग आ जाएगा। आपने उसे कबूल लिया। ये जून 1921 की बात है। तब तय हुआ कि जुलाई में आप काम पर आ जाएंगे। इसके बाद आप इलाहाबाद आ गए। मुझसे बोले मैं अपने लिए जगह ठीक कर आया, आओ हम तुम बनारस एक बार फिर हो जाएं। फिर 1 महीने उसी तरह चलता रहा। 5 जुलाई को हम कानपुर आने की तैयारी में लगे। उन दिनों बन्नू पेट में था। चाची बोली इन्हें छोड़ जाओ। आप बोले इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, इनकी तबीयत अच्छी नहीं है, क्या मालूम क्या हो जाए, मुझे तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। चाची होने को तो तुम रोक लोगे, मेरे सामने होने को मुझे पछतावा तो न रहेगा। चाची तब तुम मुझे बुलाओगे, मुझे आना पड़ेगा, यह तो आपकी मर्जी पर है। हम 5वीं तारीख को दोनों बच्चों के लिए कानपुर पहुँचे। कानपुर जाने के बाद मेरी तबीयत फिर ख़राब हुई। जो औरत हम रखते 1 दिन आती 2-4 दिन गायब रहती। मुझे दस्त हो रहे थे, कमज़ोरी बहुत थी, खाना हजम न था। साबूदाना पानी में उबाल कर खाती थी। कभी कभी तो वे खाना पकाते ही बर्तन सॉरी बच्चों 1 मिनट। खाना सॉरी बच्चों, मुझे साबुदाना पानी में उबाल कर खाती। कभी कभी तो वे खाना पकाते ही बर्तन भी अपने हाथों में साफ करते। एक दिन मुझे रात भर दस्त आए। रात को कोई 4 बजे के करीब कमज़ोरी के कारण मैं गिर पड़ी। आप दौड़े आए, देखा तो मेरी ये हालत। मुझे उठाकर चारपाई पर लिटाया। मैं बेहोश थी। जब मुझे होश आया तो आंखों में आंसू भरकर बोले तुम्हारी जब ये हालत थी तो मुझे क्यों नहीं बताया, इतनी तबीयत ख़राब है। मैं आपको क्या
यहाँ पर शिवरानी देवी बोलती मैं आपको क्या तकलीफ़ दी थी, तो तुम मर जाने पर अपनी लाश ही दिखाना चाहती थी। मैं मरने पर क्या अंदेशा था, कमज़ोरी थी गिर पड़ी, मतलब कमज़ोरी आने के कारण मैं गिर पड़ी हूँ। मरना कैसे होता, बेहोश तो थी ही तुम। मैं शिवरानी देवी बोलती कभी मरी तो नहीं कि मरना बताऊँ, तुम्हें हर समय मजाक ही सूझता है। प्रेमचंद कहते मैं अब तो अच्छी हूँ। शिवरानी देवी बोलती अब तो अच्छी हूँ। उसी के 1.5 महीने बाद बन्नू पैदा हुआ। उनकी चाची आई तो मेरे पास ज़रूर बन्नू के पैदा होने के 20 दिन बाद वापस चली जाती हैं। यहीं पर ही हमारा ये वाला पार्ट जो है पार्ट 4 ख़त्म होता है। इससे आगे हम कानपुर का समय जो है अगले पार्ट में पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ तक हमने 3 पार्ट पढ़ लिए और आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। इसके बाद हम अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।